हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। ये बायोलॉजी का पार्ट है, तो हम लोग बायो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, हम लोगों ने केमिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं, तो उनके वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो जीव विज्ञान। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पहली हेडिंग है मेरे पास जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है वो आप लोग देख लें पहले। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ओके, ये जैव प्रक्रम होते क्या हैं वो मैं तो देखो, जैव प्रक्रम जो है वो पार्टों में डिवाइड होता है। जैव प्रक्रम 4 पार्टों में डिवाइड होता है। नंबर 1 होता है पोषण, नंबर 2 होता है श्वसन, नंबर 3 होता है वहन और नंबर 4 उत्सर्जन। इन 4 पार्टों में ये डिवाइड होता है। चलिए नंबर 1 देखते हैं हम लोग, पोषण। पोषण क्या होता है? देखो, पोषण क्या, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषण समझना क्या है। पोषण भोजन द्वारा, जो भोजन ग्रहण करते हैं हम लोग भोजन, तो पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, मतलब जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो, और जो हम लोगों के अंदर खाने का जो पचाव होता है, पाचन क्रिया जो होती है, उसके द्वारा शरीर का अनुरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पोषण कहलाता है। ओके, पोषण को भी हम लोगों ने डिवाइडों में कर रखा है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। पोषण जो होता है उसके आधार पर जो जीव होते हैं उनको 2 जगह बांटा गया। नंबर 1 क्या है? देखो, पोषण को एक हमने बांट रखा है किसमें, स्वपोषी पोषण, और एक होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो चलिए हम इनको देखते हैं क्या स्वपोषी क्या होते हैं और विषमपोषी क्या होते हैं। तो देखो, स्वपोषी क्या होते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हरे पौधे। जैसे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। आप लोग एक परिभाषा सीधा याद रखेंगे कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विषमपोषी क्या होते हैं। तो विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए क्या, मानव है और अन्य जीव। जैसे कोई दूसरे पौधों पे अगर निर्भर रहे कि भोजन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं? जैसे हम लोग जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कि जैसे गेहूँ है, चावल है, इनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और जो पौधे होते हैं, पौधों के लिए स्वयं भोजन बनाते हैं, केवल सूर्य की ज़रूरत पड़ती है इनको और पानी की। ये अपने आप पत्तियों से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो जो भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्वपोषी, और जो भोजन दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं विषमपोषी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते चलें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है स्वपोषी। ठीक है, अब स्वपोषी क्या है? स्वपोषी पोषण अभी हमने आप लोगों को बताया क्या है। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं में होता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं वो सभी कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी पोषण कहलाता है वो। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर हेडिंग है मेरे पास प्रकाश संश्लेषण, कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा, क्या है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है।
ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। किस में होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं और जल के रूप में होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, ठीक है, ये पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। किस में कर दिए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में ये परिवर्तित कर दिए जाते हैं। रिएक्शन मेरे पास है CO2 + 12H2O, एरो के ऊपर क्या रखें? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, मतलब क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आप लोग नाम लिख लें। कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, और 6CO2 ये होती है ऑक्सीजन + 6H2O क्या होंगे? ये जल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या है? नंबर 1 सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक होता है, नंबर 2 क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो आप लोगों ने पौधे देखे होंगे, ज़मीन में जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 4 क्या है? जल, मतलब स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं, स्थलीय पौधे जैसे आप लोगों ने देखे होंगे गांव में या कहीं खेतों में या कहीं पे आप लोग गए होंगे तो आपको पौधे दिखाई पड़ते हैं। जो पौधे जो होते हैं वो जड़ों द्वारा अपना जल अवशोषित करते हैं, जड़ों द्वारा जल को अवशोषित खींचते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आती है हेडिंग मेरे पास है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? देखो, तो घटनाएं जो होती हैं वो होती है, नंबर 1 क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, मतलब क्लोरोफिल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। नंबर 2 क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। मतलब जो प्रकाश ऊर्जा है उसको हम लोग किस में? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं और जल तथा अणुओं में उसको डिवाइड कर देते हैं। नंबर 3 है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। क्या होता है? ये अपचयन होता है। ठीक, अगली हेडिंग है मेरे पास सरंध्र, इनको हम लोग बोलते हैं रंध्र। ठीक है, रंध्र। तो रंध्र क्या होते हैं? आपने छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे उनको हम लोग बोलते हैं रंध्र। यस, कहीं कहीं आप लोग लिखा देखो सरंध्र भी लिखा होता है। ठीक है, तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सरंध्र। सरंध्र कहते हैं। यहाँ पे रंध्र लिखे गया तो रंध्र भी हम लोग बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। आप लोग देखो पत्ती जो होती है उसके बाएं पीछे हिस्से पे देखिए आप छोटी छोटी बिंदी टाइप की पड़ी होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं? देखो, इनके कार्य जो होते हैं, रंध्र के कार्य क्या होते हैं? नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। नंबर 2 क्या है? बाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। मतलब जो जल वाष्प के द्वारा ये रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं, देख लें आप लोग फिगर। ये जो होती है ये होती है सहायक कोशिका। ठीक है, इसे हम बोले अधिचर्म कोशिका बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे बिंदी होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिका। ठीक, और ये जो छोटे छोटे बिंदी टाइप के ये पड़े इनको हम बोलते हैं रंध्र छिद्र। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली हेडिंग है मेरे पास विषमपोषी पोषण। क्या है? विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होते हैं? देखो, हाइड्रोग्रिफ। ठीक है, विषमपोषी पोषण को भी हम लोगों ने कितनी जगह बांट रखा है? 3 जगह हम लोगों ने बांट रखा है। तो नंबर 1 क्या है? ठीक है, नंबर 1 है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ये 3 जगह डिवाइड होता है। तो इसके तीनों के अलग अलग पार्ट हैं, वो हम लोग देख लेते हैं नंबर वाइज नंबर। तो नंबर 1 क्या है मेरे पास? प्राणी संपोषण। तो ये क्या? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ
का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। मतलब ये भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद इनका जो पाचन क्रिया है वो अंदर ही काम करती है। तो ये उदाहरण में होते हैं अमीबा होता है और मनुष्य होता है। मनुष्य क्या करता है, भोजन को अंदर खा लेता है, ठीक है, उसके बाद उसका अंदर ही पाचन क्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी क्या होता है, देखो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो मृतजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, सड़े जानवर जो मर जाते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, या पौधे सड़े गले जो होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक, ठीक है, ये मृतजीवी होते हैं। उसके बाद आता है परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण में क्या क्या है, देखो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा अमरवेल, ठीक है, जूं, जो आप लोगों ने देखा होगा ना, जूं जो होते हैं इनको हिंदी में वैसे बोलते हैं जुएं, ठीक है, ये हम लोगों के बालों में होते हैं। और फीता कृमि, ये चीज़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, शरीर में लग जाती हैं और अपने आप ही अपना भोजन बना लेती हैं और बिना किसी को मारे हुए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्या है, देखो अमीबा, नंबर 1 क्या है, अमीबा। अमीबा में पोषण। तो ये जो अमीबा होता है ये इसका फिगर है, ठीक है, इसके जो बीच में ये काली काली जो पट्टी है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और ये होता है खाद्य कण। क्या होता है, खाद्य कण। ये जो यहाँ पे रेड कलर का लगा हुआ है ये होता है खाद्य कण होता है, ठीक है। पहले हम आपको फिगर दिखा देते हैं पूरा, उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कूट पाद बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये देखो छोटे से मुंह में पहले से ये गया, फिर उसके बाद इस तरीके से मुंह थोड़ा सा बंद होगा तो ये खाद्य कण है, ठीक है। ये खाद्य रिक्तिका होती है, जहाँ पे ये वाइट कलर का है खाद्य रिक्तिका होती है। नंबर 4 पे क्या होता है, देखो नंबर 4 पे होता है ये भोजन अमीबा के अंदर आ गया। देखो ये रेड कलर की जो पत्ती थी वो कहाँ पहुँच गई, अंदर हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, देखो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक, ये आ गया। तो ये क्या होगा, देखो अमीबा है, सबसे पहले क्या करता है, भोजन को अपने पधाव, ठीक है, ये होता है पधाव की सहायता से घेर लेता है। पहले उसको चारों तरफ से ये घेर लेता है, ठीक। फिर आता है खाद्य रिक्तिका, ठीक। क्या आता है, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, देखो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। मतलब यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, छोटा छोटा तोड़ा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या किया जाता है, बना हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो भोजन बनता है वो कहाँ जाता है, अंदर साइड में चला जाता है। ये पदार्थ शरीर में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और ये क्या करते हैं, जो बेकार का बचता है ना मल, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो ये तो था अमीबा में पोषण, ठीक है। अगली हेडिंग है मेरे पास पैरामीशियम में पोषण, ठीक है, पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, देखो पैरामीशियम, ठीक है, पक्षवाम, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। ये क्या कहते हैं, कोशिका की जो पूरी सतह होती है उसको ढके रहते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया, मतलब इनका एक निश्चित स्थान होता है, ये भोजन को वहीं से ग्रहण करते हैं, ठीक। आगे क्या, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, देखो मनुष्य जो होते हैं वो हम लोग जैसे खाने खाते हैं तो किस तरीके से मनुष्य में पोषण इस तरीके से, देखो पहले हम अंत ग्रहण करते हैं, मतलब अपने अंदर भोजन को मुख द्वारा अंदर लेते हैं, मुख से ही हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पाचन करते हैं, पाचन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के बाद हम उसका स्वांगीकरण करते हैं। स्वांगीकरण भी हम आपको सब समझाएंगे क्या होता है स्वांगीकरण। उसके बाद बहिक्षेपण जो हम लोग मल मूत्र के रूप में जो बाहर निकाल देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बहिक्षेपण। चलिए हम इनको शुरू से एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या होता है। देखो ये होता है आहार नाल, मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। जो आहार नाल होती है वो मुंह से गुदा तक होती है, ठीक है, और सबसे लंबी नली होती है। जैसे किस तरीके से ये होगी, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मुख से हम लोग क्या करेंगे, भोजन का अंत ग्रहण करेंगे। दांत से हम लोग क्या करें, भोजन का चबाना होता है मेरा, ठीक है। और जीवा से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। मतलब जीवा का काम क्या होता है, जो भोजन होता है उसको लार से मिलाना। उसके बाद आता है लार ग्रंथि।
लार ग्रंथि का काम क्या होता है? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। आप लोगों ने देखा जब भोजन करते हैं तो कुछ लार टाइप की मुंह में बनती है, ठीक है, चिपचिपी टाइप की, उसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि, ठीक, लार रस कहते हैं उसको। और इतना करने के बाद लास्ट में क्या आता है? भोजन ग्रसिका। क्या आता है? भोजन ग्रसिका होता है। इसमें क्या था? मुख से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुचन गति, ठीक है, क्रमाकुचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन। जो क्रमाकुचन होता है उसमें क्या होता है? जो शीतलन होती है, मतलब कभी सिकुड़ती हैं कभी फूलती हैं, इस तरीके से ये जले जाई जाती हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग देख लें और इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, ठीक। हम लोग ये मेरे यहाँ पे जीवा होती है और ये मुख होता है, ठीक है, ये होती है ग्रसिका। ये जो रेड कलर की है ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसिका नली। ये अमाशय है, ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग दिखाई पड़ रहा होगा। ये होता है क्षुद्रांत, ये जो है ना ये चीज़, ये होती है क्षुद्रांत। ये बृहदांत्र होता है, इसको हम लोग कोलान बोलते हैं, ठीक है। गुर्दा द्वार ये जो होता है इसको हम बोलते हैं गुर्दा द्वार। अग्नाशय, ठीक है, पित्त नली और पित्त भंडारण का ये होता है, ठीक है, ये होता है यकृत। ये वाला क्या होता है? इतना यकृत होता है। तो इस फिगर को आप लोग देख लें और ये फिगर आप लोगों को बनाना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पाचन तंत्र का फिगर पूछ दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मानव पाचन तंत्र था, तो आप लोग अच्छे से इसका फिगर बना लें। चलिए आगे नंबर 3 क्या है मेरे पास? अमाशय। तो अमाशय का क्या काम होता है? देखो अमाशय में क्या होता है? इसमें होते हैं ग्रंथियाँ। ये होती है जठर ग्रंथि, ठीक है, क्या होती है? जठर ग्रंथि। इसमें जठर ग्रंथि में क्या क्या बनता है? पेप्सिन बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और श्लेष्मा बनता है। इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और श्लेष्मा। तो पेप्सिन क्या होता है? पाचक एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, मतलब जो भी प्रोटीन मेरे अंदर होती है उसका ये क्या करता है? पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ये पेप्सिन की क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है, एक तरीके का उत्प्रेरक का कार्य करता है। श्लेष्मा क्या होता है? अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, मतलब ये अमाशय जो है अम्ल से क्या करता है? मेरी रक्षा करता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 मेरे पास क्या है? देखो नंबर 4 मेरे पास है क्षुद्रांत, ठीक है। नंबर 4 क्या था? क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत में क्या होता है? आंत रस होती है, जो हमारे अंदर पेट में आंत होती है ना, आंत रस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। और ये बसा है, तो बसा को किस में बदल देता है? बसा अम्ल या ग्लिसरॉल, बसा अम्ल ग्लिसरॉल में ये बदल देता है। और प्रोटीन को ये किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में बदल देता है। ये हर चीज़ को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देता है। उसके बाद क्या था? यकृत तथा अग्नाशय संबंध प्राप्त करती है, और यकृत और अग्नाशय से ही प्राप्त करती है। उसके बाद क्या होता है? देखो यकृत, पहले यकृत में जाता है, फिर कहाँ जाता है? ये पित्तरस में जाता है। उसके बाद पित्त लवण बनता है, पित्त लवण बनने के बाद क्या बनता है? बसा, और बसा और पित्त लवण मिलकर क्या बनाते हैं? ये बसा बन जाता है, ठीक है। इसमें होता है बड़ी गोलिकाएं, उनको हम बोलते हैं इम्लसीकरण। जो बड़ी गोलिकाएं होती है इम्लसीकरण या छोटी गोलिकाओं, ठीक है। अग्नाशय का क्या क्या मतलब? ये अग्नाशयी रस बनाता है। क्या बनाता है? अग्नाशयी रस बनाता है। तो इसमें होता क्या है? देखो इसमें जो रस बनता है वो उसे हम बोलते हैं एमिलेस एंजाइम। क्या बोलते हैं हम लोग? एमिलेस एंजाइम बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम बोलते हैं हम लोग। और लाइपेज एंजाइम ये किस में बनता है? अग्नाशय में बनता है। तो इसमें आप लोग इसको रट लें, क्योंकि ये विकल्प में कभी कभी बहुत पूछे जाते हैं। प्रोटीन क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, इसको हम बोलते हैं पेप्टोन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? पेप्टोन्स। बसा होता है, ये होता है लाइपेज, इसको हम लोग बोलते हैं बसा अम्ल बोलते हैं। स्टार्च क्या होता है? ये होता है एमिलेस, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में है 3rd नंबर है दीर्घ रोम। ये क्या होता है? अवशोषण का सतही होता है। ये क्या होता है? अवशोषण का सतही होता है और क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ये अब उसको सतही का जो क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ा देता है। उसके बाद आता है मेरे पास बृहदांत। तो बृहदांत क्या होता है? नंबर 5 पे जल का अवशोषण ब्रज पदार्थ द्वारा गुदा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब ये क्या करता है? जो मेरे अंदर मल होता है उसको बाहर निकालने के काम में आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है मेरे पास श्वसन।
श्वसन क्या होता है। तो सीधी सरल अगर भाषा में हम लोग समझे तो जो हम लोग सांस लेते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन। ठीक, अब आप लोग लिखेंगे कैसे वो देखो। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को, जो विखंडन होता है, विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह क्या होता है देखो, इसके भी विखंडन के कुछ पद होते हैं। विखंडन पदों का ग्लूकोज का विखंडन कुछ इस तरीके से, जैसे ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं? 6 अणु होते हैं। तो ये कार्बन किसमें टूट जाते? 3 कार्बन टूट जाते हैं कोशिका द्राव्य में। ठीक है, इनसे क्या बनता है? पायरुवेट और ऊर्जा बनती है। 3 कार्बन से पायरुवेट और ऊर्जा बनती है। और जो ऊर्जा बनती है मेरी, ठीक है, उसको हम लोग क्या देखते हैं? तो ये बनती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये अनुपस्थिति में होती है, ये अभाव में होती है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो अनुपस्थिति में क्या बनता है? देखो, अनुपस्थिति में बनता है एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऊर्जा बनती है, ईस्ट और किण्वन बनता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव होता है वहाँ क्या? लैक्टिक अम्ल बनता है, ऊर्जा बनती है। हमारे पेशी कोशिका में ये काम किस में होता है? हमारी जो पेशी कोशिका होती हैं उनमें ये काम होता है। उसके बाद क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है। ये सब कहाँ पे क्रियाएं होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। श्वसन को भी हम लोगों ने 2 डिवाइड कर रखा है। श्वसन को हम लोग 2 जगह बांट रखा है। नंबर 1 क्या? वायवीय श्वसन। ठीक है, क्या है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहाँ पे होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो अवायवीय श्वसन है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2 इसमें क्या है? ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त करती है, मतलब ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, पानी बनाती है और ऊर्जा मुक्त करती है वायवीय में। उसके बाद अवायवीय में, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, मतलब पूरा अपचयन नहीं होता है, जिसमें एथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, यह कोशिका द्रव्य का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यह केवल कोशिका द्राव्य में होता है। कहाँ पे होता है? ये केवल कोशिका द्राव्य में होता है। क्या चीज़? अवायवीय श्वसन। उसके बाद नंबर 4 है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 36 ATP होती है। कितनी होती है? 36 ATP। ये कम ऊर्जा उत्पन्न करती है, लगभग 2 ATP करती है ये। और उसका उदाहरण होगा ईस्ट, और इसका उदाहरण क्या है? मानव। ये मानव के अंदर होता है, ये ईस्ट में होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है मेरे पास मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र क्या होता है? देखो, नासाद्वार। ठीक है, क्या होगा? नासाद्वार। उसके बाद अगर ग्रसनी, पहले नासाद्वार से सांस लेंगे हम लोग, फिर ग्रसनी में जाएंगे, फिर कहाँ पहुँचेगी? कंठ में। और उसके कंठ नली से कहाँ पे जाएंगे? श्वास नली में। ठीक है, और श्वास नली से हम लोग कहाँ पे जाएंगे? श्वास नली से हम लोग जाएंगे श्वसनी में। ठीक है, और श्वसनी से हम लोग जाएंगे श्वसनिका में। ठीक है, उसके बाद जाएगा ये फुसफुस। फुसफुस जो होते हैं उनको फेफड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फेफड़े। फेफड़े में वहाँ पे वायु जो होती है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद फेफड़ों से कहाँ पे पहुँचती है? ये कूप कोशिका में। कहाँ पहुँचती है? कूप कोशिका में। और कूप कोशिका से ये पहुँची रुधिर वाहिकाओं में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग श्वसन प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। तो ये हम आपको फिगर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फिगर बना हुआ है, तो आप लोग देख लें सभी। ये होती है कूपिका। ये जो छोटी छोटी ये अंदर बनी हुई हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए हमने ये बाहर फिगर दिखाया है। इनको बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं हम लोग? कूपिका। और ये होता है नासाद्वार। नासाद्वार वो होता है जहाँ से हम नाक मेरी होती है ना, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, उसे हम बोलते हैं नासाद्वार। ठीक है, मुख हुआ क्या होता है? जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ग्रसनी ये यहाँ पे होती है। ठीक है, गर्दन में। और कंठ भी वहीं पे होता है।
ठीक है। श्वास नली, ये जो रेड कलर की गई है इसको बोलते हैं श्वास नली। और ये होता है फुसफुस, जो फेफड़े होते हैं मेरे, ये गुलाबी कलर के जो दिखाए गए हैं इनको हम लोग बोलते हैं फुसफुस, ठीक है। ये जो होती हैं पीली पीली कलर की इनको बोलते हैं पसलियाँ बोलते हैं हम लोग, ठीक। ये श्वसनी है, ये श्वसनिका है, ये कूपिका कोश है, ये डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम। ये पूरा फिगर है, इसको आप लोग अच्छे से देख लें और अच्छे से अपनी बुक में या कॉपी में बना लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव श्वसन प्रक्रिया देख लेते हैं हम लोग। मानव श्वसन की क्रिया क्या होती है, देखो मानव श्वसन क्रिया, इसमें क्या होता है, देखो अंतः श्वसन होता है और एक उच्च वसन होता है, उच्च श्वसन, ठीक है। तो क्या क्या होता है, देखो अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है, नंबर 1 वृक्षीय गुहा फैलती है, जो मेरी गुहा होती है वो क्या होती है, फैलती है और सिकुड़ती है। इसमें क्या होता है, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, मूल आकार में आ जाती है। नंबर 2 क्या है, इसमें पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं, जो पसलियों से लगी हुई होती हैं वो सिकुड़ती हैं। इसमें क्या होता है, पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, जो पसलियों की पेशियाँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। नंबर 3 है बच्च ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं, जो मेरे बच्च होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्च अपने स्थान पर वापस आ जाता है, जो बच्च है वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे पास, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है, जो गुहा होती है उसमें वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरी रहती है। और वायु जो है वो कहाँ भरी रहती है, फेफड़ों में भरी रहती है। उसके बाद क्या आता है, नंबर ये है मेरे पास, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फेफड़ों से बाहर हो जाती है। ये क्या होती है, गैस जो है फेफड़ों से बाहर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते कि अंतः श्वसन क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना, मतलब जो वायुमंडल में गैसें होती हैं उनको अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन। उच्च वसन क्या कहलाता है, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकाल, जो फेफड़ों से गैस को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसका स्थलीय जीव क्या होते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, श्वसन जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो जल में ऑक्सीजन घुली रहती है वो उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद मेरे पास हेडिंग है कूपिका, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, मतलब इनके बीच जो गैसें होती हैं वो आदान प्रदान किस तरीके से करती हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से करती हैं, तो नंबर 1 क्या है, वायु O2 होती है मेरी ऑक्सीजन, कूपिका में जाती है, पहले कूपिका से कहाँ जाती है, रक्त वाहिका में जाती है और रक्त वाहिका से कहाँ जाती है, O2 बनता है और O2 से क्या बनता है, RBC बनते हैं, ठीक है। इन RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये क्या बनाती है, HbO2 बनाती है, क्या बनाती है, HbO2 बनाती है ये, ओके। उसके बाद क्या होता है, देखो CO2 क्या काम होता है, CO2 उत्पादन ऊतक में होता है, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, ऊतक में। और ये कहाँ जाती है, ग्लूकोज, ये मिलती कहाँ से हमको, चलिए शुरू से दिखाते हैं। ये इस तरीके से एरो चल रहा है, मतलब यहाँ पे बन गया HbO2, ठीक है। HbO2 से क्या होता है, धमनी द्वारा O2 में ऊतकों तक पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है, ऊतकों में। और ऊतकों से कहाँ जाती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, क्या करती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। और ऑक्सीकरण करने के बाद ये कहाँ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन, मतलब यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक। ये तो था नंबर 1। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 पे क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ऊतकों में। इसके बाद नंबर 2 में जाएगी CO2 रक्त वाहिकाओं में, ठीक। रक्त वाहिकाओं से ये कहाँ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त विसरण में जाती है, कहाँ जाती है, रक्त विसरण में। और रक्त विसरण से जाती है रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में, कहाँ जाती है, कूपिका में जाती है। और कूपिका से ये होते हुए कहाँ पहुँचती है, CO2 का कूपिका कोश में विसरण, जो CO2 होती है उसकी कूपिका कोश में विसरण में जाती है। और उसके बाद जो लास्ट एंड टाइम होता है, CO2 का मोचन या नासाद्वार से बाहर निकाल, जैसे हम लोग जब सांस को बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो हम लोग सांस लेते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं तो वो होती है ऑक्सीजन गैस, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है मेरे पास संवहन, ठीक है। तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर पूर्ति करने वाला संवहन तंत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, संवहन तंत्र। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं, इसके कुछ अवयव होते हैं, क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं।
तो इसके अवयव कुछ इतने होते हैं, देखो मानो कितने होते हैं। नंबर 1 हृदय होता है, रक्त नलिकाएं होती हैं, इनको हम धमनी व सिरा बोलते हैं, और वहन माध्यम होता है, इसमें होता है रक्त व लसिका बनती है, ठीक। और रक्त होता है, रक्त में कौन कौन से होते हैं, रक्त में होते हैं एक ठोस अवयव होता है और एक द्रवीय अवयव होता है। तो ठोस अवयव होता है वो होता है रुधिर कणिकाएं होती हैं, और जो द्रवीय होता है प्लाज्मा, उसमें ये पॉइंट होते हैं। तो चलिए हम पॉइंट आपको दिखा देते हैं। पहले हम दिखा देते हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है। पीले रंग का पदार्थ होता है, ये कैसा होता है, प्लाज्मा पीला होता है, जिसमें 90% जल होता है, ठीक। शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, अजैविक खनिज तत्व होते हैं इसके अंदर, ठीक। ठोस में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या होता है। देखो ठोस में होते हैं लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, श्वेत कणिकाएँ होती हैं, और रक्त प्लेटें होती हैं। जो प्लेटें लोग बोलते हैं ना, प्लेटें वही होती हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन CO2 का वहन करके हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन रंग को लाल रंग कर, मतलब जो हमारे ब्लड का रंग लाल होता है वो इसी की वजह से होता है, HB की वजह से। और शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होते हैं। जो श्वेत कणिकाएँ होती हैं वे क्या कहते हैं, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। और जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। थक्का जैसे अगर हम लोग कट जाते हैं तो बहुत लोगों का ब्लड निकलता रहता है, कुछ लोगों को कुछ टाइम बाद ब्लड अपने आप बंद हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग रक्त वाहिका। रक्त वाहिका क्या होती है, देखो रक्त वाहिका होती है, नंबर 1 होती है धमनी और नंबर 2 है सिरा, ठीक है। तो धमनी क्या होती है, ठीक है। धमनी में नंबर 1 पॉइंट है मेरे पास ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है अपवाद फुफ्फुस धमनी, मतलब इनके अपवाद जो हैं वो कौन है, फुफ्फुस और धमनी है, ठीक। उसके बाद आता है सिरा। सिरा में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें, धमनी और सिरा को। सिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, अपवाद है फुफ्फुस सिरा, ठीक। इनका अपवाद क्या, फुफ्फुस सिरा होता है। मतलब ये क्या करती थी, वहाँ तक लेकर के जाती थी हृदय तक, और ये हृदय से बाहर लाती थी। नंबर 2 है धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, और इसकी सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है, मतलब ये कम मोटी होती है और कम ही लचीली होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बाल्ब नहीं होते हैं धमनी में, और इसमें बाल्ब होते हैं। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, मतलब ये कहाँ पे पाई जाती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, और ये सतही होती है, मतलब सिरा में सतही होती है। तो ये नोट्स थे, तो आप लोग इनको लिख लें। चलिए आगे और देख लेते हैं थोड़ा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग इस डायग्राम को बना लें। तो इस डायग्राम में क्या होता है, जैसे ये होता है फुफ्फुस सिरा, ठीक है, फुफ्फुस फेफड़े होते हैं। यहाँ से कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो नंबर 1 यहाँ से, मतलब ये चलती है इस तरीके से, पहले यहाँ पे आती है, ये होता है फुफ्फुस सिरा, ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है यहाँ पे, यहाँ से ये जाती है बाएं अलिंद में, ठीक है, या बायां निलय में जाती है। यहाँ से चलने के बाद ये आती है कहाँ पे, प्रमुख धमनी सिरा में आती है, यहाँ से पहुँचे शरीर के अंगों में, ठीक है। शरीर के अंगों से होती हुई जाती है प्रमुख सिरा या महासिरा में जाती है, और यहाँ से ये पहुँचती है दायां अलिंद या दायां निलय में। यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये निकलती है, फिर क्या बन जाए, फुफ्फुस धमनी बन जाती है, ठीक। और लौट के फिर से कहाँ आ गई, ये फेफड़ों में आ गई। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या था, पहले इस तरह गया, मतलब ये नंबर वाइज पड़े हुए हैं, देख लीजिए 1 2 3, ठीक है, ये 4 5 6, इस तरीके से ये अपने आप एक सर्कल चलता रहता है, मतलब एक चक्रीय चक्र चलता रहता है इनका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र। तो देखते हैं हम लोग मानव शरीर, जो मानव हृदय का एक पंप की सतह होता है, पंप की तरह होता है ये, जो शरीर में रुधिर परिसंचरण होता रहता है। इसमें तो अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियाँ भित्ति मोटी होती हैं, मतलब इनसे पेशियाँ कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भोजन भेजता है। क्या भेजता है, ये भोजन भेजता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। ये मानव हृदय का अनुप्रस्थ काट होता है, इसको आप लोग देख लें, ठीक है। क्या है, मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट। तो ये फिगर है, ठीक है। तो आप लोग इस फिगर को अच्छे से देख लें। क्या है, ये होती है महाधमनियाँ इसमें होती हैं, ये फुफ्फुस होती हैं, ये फुफ्फुस सिराएँ होती हैं, ये बायां अलिंद होता है, ये बायां अलिंद है, ठीक है। ये विभाजक होता है, ये दायां अलिंद है। तो ये लिखे हुए हैं इसमें, आप लोग इस फिगर को
अच्छे से देख के इस फिगर को, डायग्राम को बनाना सीख लें, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। हृदय में उपस्थित बाल्ब रुधिर वाहिकाओं को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। मतलब जो बाल्ब होते हैं वो क्या करते हैं, उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। उसके बाद आता है लसिका, कि लसिका क्या होती है। देखो, एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की सतह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका बहन में सहायता करता है। ये लसिका जो बहन होती है उसमें सहायता करता है। इसका प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से होता है। पादपों में परिवहन किया तो पहले जाइलम बनता है, फिर फ्लोएम बनता है। क्या बनता है, जाइलम और फ्लोएम में होता है। तो जाइलम क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं क्या होते हैं जाइलम। देखो, जाइलम का पादप तंत्र एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। क्या करता है, वहन करता है। जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। मतलब जो पौधे होते हैं उनके अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये जड़ एवं मृदा के मध्य आयन सांद्रण के अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। ये जड़ों में क्या करता है, प्रवेश करता है, तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को नीचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो भाग होते हैं जल के हर जगह, ये उसी को पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूपों से सहायता मिलती है। एक नंबर 1 क्या है, देखो, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों द्वारा जल तथा विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी जो होते हैं ना, सहायक होते हैं। और नंबर 2 है पौधों में ताप नियमन सहायक होता है। मतलब पौधों में जो तापमान जो होता है ना, उसका भी ये नियमन करते हैं। उसके बाद मेरे पास हेडिंग है अगली, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक, ये केवल पौधों के लिए है, पौधों में। तो इसमें क्या होता है, देखो, नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। किससे होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। नंबर 2 है स्थानांतर पत्तियों में से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ऊपरी मुखी भी होता है और अधोमुखी में होता है। नंबर 3 है फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा को परासरण द्वारा स्थानांतरित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम और थोड़ा सा। ठीक है, अगला है मेरे पास मानव में उत्सर्जन। मतलब मानव में जो उत्सर्जन होता है कैसे होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन क्या, जब वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपाचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, उत्सर्जन। जो हम लोग हाइड्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको हम निष्कासन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों की ऊपरी सतह से जल में विसरित होता है। कहाँ होता है, जल में विसरित होता है, जिसे मूत्र मार्ग से बाहर निकालते हैं। ठीक, ये उसका फिगर होता है। तो ये आप लोग फिगर देख लें एक। ठीक है, ये मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग सेशन। ठीक है, महाशिरा होता है, मूत्रवाहिनी होती है, महाधमनी होती है, वक्रक शिरा होता है, बायां। ये आप लोग फिगर देख लें, इसको बना लें। ठीक, तो इसमें क्या, एक जोड़ा वृक्क होते हैं। ठीक है, एक जोड़ा क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। और किडनी, जिनको हम बोलते हैं किडनी, एक जोड़ी किडनी होती है। ठीक है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होती है और एक मूत्राशय होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है मेरे पास, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। मतलब ये मूत्र कहाँ पे एकत्रित हो जाता है, मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से हानिकारक जो अपशिष्ट होते हैं, हानिकारक पदार्थ को छानकर बाहर करना होता है। मतलब जो बाहर जो हानिकारक पदार्थ मेरे अंदर होते हैं उनको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। वृक्क में मूत्र मार्ग निर्माण प्रक्रिया, मतलब जो हमारे अंदर होता है वो मूत्र कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग हैं इस प्रकार, जो कोशिका गुच्छ होता है, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, बोमन संपुट होते हैं, नालिका
कार भाग होता है और संग्राहक वाहिनी होती है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं वक्रक में उत्सर्जन की क्रियाविधि। तो ये होता है उसका फिगर। तो इस फिगर को आप लोग बना लें। ठीक है, फिगर को आप लोग, हमने फिगर को हर जगह पे दिखा रखा है, जहाँ पे फिगर की ज़रूरत पड़ी थी हम लोगों ने फिगर को दिखाया है वहाँ पे। ये होती है संग्राहक वाहिनी होती है, ये वक्राणु नालिकाकार होती है, एक केशिका गुच्छ होता है, ये बोमन संपुट होते हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ देख लें और ये फिगर बना लें। ठीक है, ये वक्राणु की रचना थी। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखो, कोशिका गुच्छ का निस्पंदन क्या होता है, जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करते तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर बोमन संपुट से बाहर आ जाते हैं, जो बोमन संपुट में आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद वर्णात्मक पुनः अवशोषण, वृक्काणु से नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। ये जो होते हैं, जितने पोषक तत्व होते हैं वो वापस पुनः लौट जाते हैं। फिर आता है नलिका स्त्रावण, क्या होता है, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वक्राणु के नालिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्रमार्ग का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये मूत्रमार्ग का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में स्थायी रूप से संग्रहित होता है, अतः मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद अगली हेडिंग है मेरे पास कृत्रिम वक्रक। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो कृत्रिम वक्रक क्या, तो ये बनी हुई होती है, ये होती है अपोहन, इसको हम लोग बोलते हैं अपोहन। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के शरीर में से कृत्रिम वक्रक की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। मतलब ये कृत्रिम होती है, मनुष्य द्वारा बनाई हुई। यह प्रायः स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्कंदन वृक्क में होता है, जिससे ये उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर से निस्कंदन वृक्कों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये किडनी जो होती है आर्टिफिशियल होती है, बनी हुई होती है। तो इसमें क्या है, पादपों में उत्सर्जन। तो इसमें हम बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, वायु से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अगला क्या है पॉइंट, अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने एंजाइम में संचित रहते हैं। अगला पॉइंट है पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो ये था जैव प्रक्रम। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी कुछ इसके हैं, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको अगले उसमें सभी के आंसर मैं करा दूंगा। ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनका क्वेश्चन ढूंढ भी सकते हैं, ऊपर मैंने नोट्स पूरे बना दिए, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन का अगला वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।